हेलो एवरीवन, दिस इज़ अलका अरोड़ा और आज हम कर रहे हैं द्विघात समीकरण के आगे का पोर्शन। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है और द्विघात समीकरण को गुणनखंडन विधि द्वारा सॉल्व कैसे करते हैं। अब उसी पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस को। लैंग्वेज प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो सम है हमारा वो है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमने क्या करना है, हमने थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ना और थोड़ा थोड़ा करते जाना है। तो फर्स्ट जो बात दे रखी है वो क्या दे रखी है कि दो संख्याएं हैं। इतना तो क्लियर हुआ हमें जब हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी। उसके बाद जिनका योग 27 है, योग 27 दे रखा है दो संख्याओं का, मतलब हमें एक संख्या माननी पड़ेगी। तो हमने मान ली कि पहली संख्या जो है वो है x, तो ऑटोमेटिकली दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि योग जो है वो 27 दे रखा है। तो दूसरी हो गई 27 माइनस एक्स। यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, गुणनफल जो है वो 182 है। तो दो संख्याएं मेरे पास आ चुकी, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 182 है। तो हम लिख लेते हैं गुणनफल x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब थोड़ा सा इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, हम गुना कर लेते हैं। ठीक है जी, गुणन करते हैं। गुना किया, x को जब 27 से गुना करेंगे तो 27x, माइनस x को x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब पूरे के पूरे पोर्शन को उठा के मैं इधर लेके आई तो माइनस का x स्क्वायर, इधर आके प्लस का 27 है तो इधर आके माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 पड़ा है। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारा मेथड गुणनखंड विधि में जो बिना x वाली टर्म है उसे हमने क्या करना, उसके गुणनखंड निकालने हैं। 182 के हम इस तरह से गुणनखंड निकाल सकते हैं कि ये सबसे पहले तो 2 के पहाड़े पे जाएगा तो 91 आ जाएगा, और 7 के पहाड़े पे जाएगा तो 13 आएगा, और 13 बन जा 13। तो ये आ गया हमारे पास। इसके गुणनखंड आए 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है। अब हमारे पास जो है क्या है 27, जोड़ या घटाव करने पर 27 आना चाहिए। ठीक, तो जोड़ या घटाव करने पर 27, तो क्या क्या बन रहा है ये 13 और 7 दूनी 14। तो 14 गुणा 13, 14 और 13 को जब मैं जोड़ूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा 27 बनेगा। तो इस तरह से मेरे गुणनखंड जो है वो आए 14 और 13। थोड़ा सा लिख लेते हैं हम इसे रीअरेंज करके। देखिए एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या था 14 और 13। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो साइन यहाँ पे है वही साइन यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और जो गुणनखंड हमने बनाए हैं उनमें से बड़ा वाला यहाँ लिखेंगे। 14x लिखा, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे माइनस ही लगाना पड़ेगा, अगर प्लस लगाएंगे तो हमारे गुणनखंड नहीं बन पाएंगे। तो माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 14, और इसमें से माइनस 13 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन आया x माइनस 14, और इसमें से और इसमें से ये बच गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। राइट, तो यहाँ से हमारे पास गुणनखंड बन गए। और जब दो संख्याओं की गुणा 0 के बराबर है तो या तो पहली संख्या 0 के बराबर होगी या फिर दूसरी संख्या 0 के बराबर होगी। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 14 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 13। अब देखिए जिस स्पीड से मैं ये करवा रही हूँ सवाल, अगर किसी को मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप यहाँ पे राइट साइड पे, आपके वीडियो के राइट साइड पे 3 बिंदु दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। आपको अगर कम लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर किसी को मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को कम कर सकते हो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक, और अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो डैम श्योर समझ आ जाएगा, दोबारा देख लीजिए। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। तो नेक्स्ट सम हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब सबसे पहला काम क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। इस लाइन को हमने ध्यान से पढ़ना है। दो क्रमागत हैं तो हमने क्या किया, पहली संख्या तो x मान ली तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, देखो क्रमागत है तो दूसरी क्या हो जाएगी, इससे जस्ट नेक्स्ट x प्लस 1। तो दोनों संख्याएं आ गई हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जिनके वर्गों का योग, मतलब इन दोनों का वर्ग करना है और दोनों को जोड़ देना है, और वो हमारे पास किसके बराबर है 365 के बराबर है। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम।
एक्स स्क्र तो एज इट इज़। अब इसका फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी ऑफ होल स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, यही फॉर्मूला होता है ना हमारे पास ए प्लस बी ऑफ होल स्क्र का। और वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे एक्स की जगह पे है ए और बी की जगह पे है 1, राइट। तो यहाँ पे ए स्क्र दैट इज एक्स स्क्र, 2ab 2x और 1 का स्क्र तो 1 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x स्क्र प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज़, प्लस का 365 इधर आके माइनस का 365। अब 2x स्क्र प्लस 2x एज इट इज़, प्लस का 1 और प्लस माइनस का 365, बच जाएगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब पूरी की पूरी ये जो समीकरण आई है, इसे हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे हमारी कन्वीनियंस के लिए। एक्चुअली थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाएगी और इजी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स और माइनस का 182। कैसे आया, जब 365 को 2 से भाग दे दिया, तो इक्वल टू 0। अब हमने गुणनखंड किसके करने हैं, 182 के। तो आप क्या करोगे, 182 के छोटे बच्चों की तरह कर लीजिए गुणनखंड। 2 से भाग करेंगे तो 91, फिर 7 से करेंगे तो 13। तो ये आ गया हमारे पास 182 के गुणनखंडन। और यहाँ पे देखो 2 गुणा 7 गुणा 13 ये आया। और हमें क्या चाहिए, जोड़ या घटाव पे 1 चाहिए। तो हम पहले ये सवाल कर चुके हैं, वहाँ पे क्या था पहले वाले सवाल में -27 था, अब यहाँ पे प्लस 1 है। और हम बनाएंगे वही 13 और 14, पहले हमने जोड़ा था अब हम घटा देंगे। 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा और वही हमें यहाँ पे चाहिए। तो कर देते हैं, देखिए एक्स स्क्र प्लस का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन। और हमने क्या बनाए थे, 14 और 13, तो 14 बड़ा है तो इसलिए 14 पहले लिखा। और माइनस करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें 1 चाहिए। तो -13x माइनस 182 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आया, फर्स्ट में से x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 14, -13 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 14। अब पूरे में से x प्लस 14 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 0 के बराबर है। कब होगा, या तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x के 2 मान आ गए। कौन कौन से, x इज इक्वल टू -14 और x इज इक्वल टू 13। अब देखो जो हमारी स्टेटमेंट थी उसमें क्या दिया हुआ था कि 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं, तो हमारे पास ये तो आ गई ऋणात्मक, इसीलिए क्या है ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारी धनात्मक संख्या क्या आएगी, 13, और साथ में क्या दे रखा था, क्रमागत, तो एक संख्या 13 और एक आएगी 14, क्योंकि इससे जस्ट नेक्स्ट वाली 14 ही होगी, राइट। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 13 और 14। नेक्स्ट सम है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है जी। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले तो देखो फिगर बना लिया मैंने इस तरह से, और इसमें कर्ण दे रखा है 13। उसके बाद ध्यान से पढ़ते हैं फिर से फर्स्ट लाइन को। एक तो समकोण त्रिभुज है मान ली, फिर ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ऊंचाई पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है आधार के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, आधार को मान लेते हैं, माना आधार जो है वो है x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, देखो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी, तो आधार से कम है तो x माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगी ऊंचाई। तो और कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दे ही रखा है, तो तीनों एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। अब हमारे पास क्या होता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं हम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। आधार है हमारे पास x, तो x का स्क्वायर, ऊंचाई है x माइनस 7 तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और कर्ण है 13 तो 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और एक्स स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर ए की जगह पे यहाँ पे x और b की जगह पे 7, तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2ab, मतलब 7 गुना 2 14, और x इज इक्वल टू 169। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज़ माइनस 49 एज इट इज़, और
प्लस का 169 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 169 इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरह से इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 2x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब पूरी की पूरी समीकरण को 2 से भाग कर देते हैं। x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो हमें अब किसके फैक्टर्स बनाने हैं, गुणनखंड करने 60 के। तो 60 के गुणनखंड किए, मैंने 2 से पहले भाग दिया तो 30, 2 से फिर से किया तो 15, 3 को किया था तो 5। तो इस तरह से मेरे पास आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब जोड़ घटाव करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 गुणा 5 करेंगे तो आएगा 60, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। तो कर देते हैं 12 और 7 हमारे पास गुणनखंड आ जाएंगे। तो x² माइनस का माइनस एज इट इज़, और उसके बाद 12 और 5 में से बड़ा कौन सा है, 12 माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x अंदर बचेगा x माइनस 12, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे प्लस का 5 अंदर बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन आया x माइनस 12, अंदर बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x का मान आ गया 12, या फिर x का मान आया माइनस का 5। अब देखिए हमारे पास क्या था, x आधार था, तो आधार कभी नेगेटिव आ नहीं सकता। आ सकता है क्या कभी नेगेटिव, कभी भी किसी भी चीज़ की लंबाई जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है, धनात्मक आती है। बट x का मान यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ऋणात्मक आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आधार जो है वो हमारा आ जाएगा 12। आधार जब 12 है तो ऊंचाई कितनी बचेगी, 12 में से 7 माइनस किए तो 5 सेंटीमीटर आ गई ऊंचाई। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ें निकाल दी, आधार और ऊंचाई, और यही हमें निकालनी थी। तो इस तरह से हमने ये वाला मेथड अच्छे से डिस्कस कर लिया। मुझे लगता है कि गुणनखंड जो मेथड है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भी आप अपने डाउट भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।